हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन। और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में अगला जो हमारा वेजिटेबल है या क्रॉप है उसको पढ़ते हैं। और हमारा जो क्रॉप है वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जिसका बॉटनिकल नेम है सिट्रुलस वल्गेरिस या लैंटस। इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर है 2=22 या 48। तरबूज सिट्रुलस लैंटस एक बेलवर्गीय सब्जियों का प्रमुख स्थान है। भारत के विभिन्न भागों में तरबूज या कलिंदा या कलिंदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे बागों में भी उगाया जाता है, परंतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में नदियों के किनारे मुख्य रूप से उगाया जाता है। सामान्य ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में समर सीजन में इसे निचले हिमालय के क्षेत्र से भारत के दक्षिणी भागों यानी कि हिमालय के क्षेत्रों से समर सीजन में हिमालय क्षेत्र में और दक्षिण भागों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सब तरबूज उत्पादन के प्रमुख राज्य है। ये समर सीजन में इन सब राज्यों में प्रोडक्शन किया जाता है। ये एक डिज़र्ट फ्रूट भी है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और इसे जूस निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वाटरमेलन का जूस निकाल के भी पिया जाता है, जो बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है हमें, और ठंडा पेय पदार्थ है ये। तरबूज के फलों में 90% तक पानी रहता है। उनके जो फ्रूट में जो वाटर का जो कंटेंट रहता है वो 90% तक रहता है। अब देखते हैं इसका हिस्ट्री एंड ओरिजिन। तरबूज की जन्मभूमि अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है इसका ओरिजिन है। कभी कभी इसकी दूसरी जन्मभूमि भारत भी मानी जाती है। इसकी खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती आ रही है। उत्तर भारत में इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में विशेष रूप से उगाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी उगाया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू। तरबूज के पके फल जो है रसदार और मीठे होते हैं। कभी कभी इसके अधपके जो फल होते हैं उनकी सब्जी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सब चीज़ इसमें पाया जाता है। तो ये था वाटरमेलन के इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री, ओरिजिन और कौन कौन से एरिया में इसको उगाया जाता है। जो वाटरमेलन है, मोस्ट ऑफ कल्टिवर्स हैव डीप पिंक और पेल पिंक कलर्ड फ्लेश विच लार्जली बट लाइकोपिन एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट। जो इसमें जो कलर होता है, डीप कलर या पिंक कलर जो होता है, वो लाइकोपिन और एंथोसाइनिन जो पिगमेंट होता है उसके कारण जो वाटरमेलन है जो पिंक कलर का हमें दिखाई देता है। अब इसके वैरायटीज़ देखते हैं। फर्स्ट कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि अर्का ज्योति जो ये F1 क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है जो IIHR के द्वारा रिलीज़ की गई है। विथ कंपेरिजन स्वीट, फ्रूट इज़ डार्क ग्रीन इन कलर विथ ब्लू एंगुलर स्ट्रिप्स। फ्रूट जो है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और जो इसका स्ट्रिप होता है ब्लू कलर का एंगुलर होता है। अगला है अर्का मानिक, ये भी F1 हाइब्रिड है जो IIHR 21 से रिलीज़ किया गया है। फ्रूट आर ग्रीन विथ डार्क ग्रीन स्ट्रिप्स। इसका जो फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो स्ट्रिप्स होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। अगला जो है आशी यामाटो, ये जापानीज़ इंट्रोडक्शन रिलीज बाय IARI, ये जापानीज़ वैरायटी से इंट्रोड्यूस किया गया है और ये IARI न्यू दिल्ली से रिलीज़ है। ये रेड कलर इस लाइट ग्रीन एंड नॉन स्ट्रिप्ड वैरायटी है। इसका जो फ्रूट है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है इसका, और इसमें स्ट्रिप्स नहीं होते हैं। इट गिवन 22 टन यील्ड इन 95 डेज। इसका जो प्रोडक्शन यील्ड है वो 22 टन या 22 टन 95 डेज में इसका प्रोडक्शन मिलता है। अगला है पूछा बेदाना, रिलीज बाय IARI न्यू दिल्ली, ये भी IARI न्यू दिल्ली से रिलीज वैरायटी है। और अगला है शुगर बेबी, इंट्रोड्यूस फ्रॉम US, ये US से इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब US में पाया गया है। फ्रूट आर ब्लूइश ब्लैक इन कलर, जो फ्रूट है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है। फ्रूट विल राइप इन 85 डेज एंड गिव 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो फ्रूट जो होता है ये 85 डेज में 85 दिन में पककर तैयार हो जाता है और इसका जो यील्ड है वो हमें 150 क्विंटल पर हेक्टेयर 150 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका यील्ड हमें प्राप्त होता है।
अब देखते हैं इसका क्लाइमेट। वाटरमेलन रिक्वायर सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल फॉर एन ईयरली एंड गुड क्रॉप। तरबूज के जो सफल उत्पादन के लिए गर्म शुष्क जलवायु और गर्म दिनों व लंबी रातों के साथ लंबे बढ़वार मौसम की आवश्यकता होती है। इसके जो पौधे बहुत कम तापमान या को सहने में असमर्थ होते हैं, इसके अंकुरन के लिए अनुकूल नमी या इसका जो जर्मिनेशन के लिए सीड जर्मिनेशन के लिए अनुकूल नमी प्रॉपर मॉइस्चर रहना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 25 टू 30 सेंटीग्रेड या 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और इसके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 28 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर तापमान हुआ तो उसके लिए अनुकूल नहीं होता है। और जब फल निर्माण होना रहता है, फ्रूट का जब निर्माण होता है या फ्रूट डेवलपमेंट होता है, फ्रूट बनना स्टार्ट होता है, उस समय 24 टू 27 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बेस्ट मानी गई है। फलों के पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। जब फल पकना स्टार्ट होता है या फल राइप होना स्टार्ट होता है उस टाइम हाई टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र तरबूज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं क्योंकि वहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं सॉइल। वाटरमेलन रिक्वायर सैंडी टू सैंडी लोम सॉइल फॉर एन ईयरली एंड गुड क्रॉप। Soil should be well drainage. Alluvial river beds are good for production of watermelon. Soil pH is 6.7 to 7. तरबूज को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, परंतु इसकी जो अगेती फसल यानी या ईयरली जो क्रॉप है वो रेतीली, दोमट और अधिक उपज के लिए दोमट मृदाएं सर्वोत्तम मानी जाएगी। सैंडी लोम सॉइल इज बेस्ट। भारी मृदाओं में जड़ों का विकास भली भांति नहीं हो पाता जो और अतः इनमें कम अवधि वाली किस्में जो कम उपज देती है उगाई जाती है। सरिता नदी के किनारे एलुवियल सॉइल्स में भी इसका एलुवियल सॉइल्स में जो रिवर्स के किनारे होते हैं वहाँ पे बेड्स बनाकर इसका बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया जाता है। और ये जो सॉइल का पीएच जो हम मेंटेन करके रखते हैं वो 6.7 टू 7 पीएच सॉइल में जो पीएच है वो आदर्श माना गया है या बेस्ट माना गया है। अब अगला देखते हैं लैंड प्रिपरेशन। भारत में प्रायः तरबूज की खेती नदी तट पर या रिवर जहाँ पे रिवर्स होते हैं रेत में थाला यानी कि बेसिन बनाकर करते हैं। खेत में बोने के लिए 2-3 बार हल चलाना चाहिए। प्रत्येक जुताई के उपरांत यानी प्लाऊ चलाने के बाद पाटा या रोटोवेटर से उसको मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर दिया जाता है। टाइम ऑफ सोइंग सीड्स एंड सोइंग। टाइम ऑफ सोइंग इन नॉर्थ इंडिया प्लेन इट इज़ सोन इन फरवरी टू मार्च। जो नॉर्थ इंडिया जो प्लेन होता है वहाँ पर फरवरी टू मार्च, फरवरी से मार्च में इसका सोइंग किया जाता है। इन साउथ एंड सेंट्रल एरिया जो साउथ और दक्षिण भारत और मध्य भारत में इसे दिसंबर टू जनवरी में उगाया जाता है। इन राजस्थान रैनी सीजन ऑफ क्रॉप इज सोन इन अगस्त टू सितंबर। जो राजस्थान में जब रैनी सीजन स्टार्ट होता है तो उस समय अगस्त से सितंबर के टाइम पर इस क्रॉप को वाटरमेलन क्रॉप को लगाया जाता है। सीड रेट 3 to 5 kg पर हेक्टेयर। इसके सोइंग के लिए 3 से 5 किलो पर हेक्टेयर सीड्स की आवश्यकता होती है। सोइंग में भी डन ऑन रेस्ड बेड। जो रेस्ड बेड है उसमें या फरो पिट्स में इसका सोइंग किया जाता है। बीज को बोने से पूर्व 48 घंटे पानी में भिगोया जाता है। ऐसा करने से बीजों का अंकुरन जल्दी होता है। उच्च भूमि में अंकुरित बीजों को डोलिया यानी कि बेसिन बनाकर कुंडो या फरो या फिर रिज एंड फरो मेथड द्वारा रिवर वाले जो स्थान होते हैं रिवर के किनारे वहाँ पर बोया जाता है। लंबी लता या बेल वाली जो फसल होती है उसके किस्मों, पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी 3.5 मीटर रखी जाती है। नदियों के तट पर आपसी दूरी 1.2 मीटर रखी जाती है। गड्ढों में रोपाई करने के लिए जब हम क्रॉप को गड्ढों या बेसिन में रोपाई करते हैं उस समय 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर पर हम
आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और उसमें गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है। डायरेक्ट सोइंग इज आल्सो practiced. 2 seeds per hill on both sides of raised bed in 3 to 4 seeds per hill in case of river bed are shown. In case of peat method में 60 सेंटीमीटर क्यूब, वही मैंने कहा कि गड्ढे वाली विधि में 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे खोद दिए जाते हैं, फिर उसमें FIM, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए 150 to 200 माइक्रोन मोटाई वाली एल्कोलिन की थैलियाँ में मिट्टी प्लस गोबर की खाद का मिश्रण करके प्रत्येक थैली में 1-2 बीज बोए जाते हैं। जब पौधा 2 से 3 पत्तियाँ विकसित हो जाती है तब उनकी थैली हटाकर मिट्टी की बॉल, अर्थ बॉल खेत में उचित दूरी पर रोप दिया जाता है। पॉलीथीन के बैग में 2 से 3 बीज डालकर हम पहले प्लांट को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्लांट रेगुलेटर, फसल में जो मेल फ्लावर की संख्या में वृद्धि के लिए, जो फसल है, जो क्रॉप जो हम ले रहे हैं उसमें मेल फ्लावर हमको अधिक से अधिक चाहिए, तो उसके लिए हम 2,4,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड के 25 से 50 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। जो पहला जो छिड़काव है वो 15 से 20 दिन की फसल पर करें, और दूसरा जो छिड़काव है, दूसरा जो स्प्रे है, सेकंड स्प्रे, वो पहले छिड़काव के 10 से 15 दिन बाद करें। इससे क्या है, उपज में, यील्ड में हमें काफ़ी यील्ड हमारी बढ़ती है। अब देखते हैं मैन्यूरिंग, खाद एवं उर्वरक। तरबूज के सफल उत्पादन में खाद एवं उर्वरकों का विशेष महत्व। तरबूज को फसल को कितनी मात्रा में पोषक तत्व दिए जाए, यह बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, उनके उगाने की विधि। बट रिकमेंडेशन ऑफ फर्टिलाइजर शुड डिपेंड ऑन अ सॉइल टेस्ट। FIM जो गोबर की खाद है, FIM है, वो 15 से 20 टन पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं, और ये 15 से 20 दिन बिफोर सोइंग से 15 से 20 दिन पहले हम फील्ड में FIM का छिड़काव करते हैं या फिर FIM डाला जाता है। उसके बाद इट इज़ मिक्स थ्रोली विथ सॉइल। बिसाइड दैट जो NPK जो रेशियो है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से 100-80-80 यानी कि 100-80 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका जो रेशियो है वो रखा जाता है। हाफ नाइट्रोजन इन टायर P&K यानी कि फास्फोरस एंड पोटास आर अप्लाइड टू द पिट्स और फरो एट द टाइम ऑफ सोइंग। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की मात्रा सोइंग के टाइम पे फरो में डाल दिया जाता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड 30 डेज। उसके बाद नाइट्रोजन की जो बची जो आधी मात्रा होती है वो 30 से 35 दिन बाद फील्ड में डाला जाता है या छिड़का जाता है। अब देखते हैं इरिगेशन। तरबूज के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, परंतु जल वाटर लॉगिंग को सहन नहीं कर पाता। ये जो फसल है वो वाटर लॉगिंग को सहन नहीं कर पाता। प्रथम सिंचाई बीज बोने या पौध रोपने के बाद करनी चाहिए। जब हम सोइंग करते हैं उस समय उसके बाद पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। फिर बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। समर सीजन में वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। भारी मृदाओं में जल्दी सिंचाई करने से पौधों की वनस्पतिक बढ़वार अधिक हो जाती है, अतः वहाँ ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए। वाटरमेलन प्लांटेड और रिवर बेड्स डज नॉट नीड एनी इरिगेशन बट अंडर लाइट सॉइल कंडीशन इरिगेशन रिक्वायर 7 to 10 days इज रिक्वायर्ड। 7 से 10 दिन के अंतराल पे हमें क्रॉप में जो फील्ड में है इरिगेशन प्रॉपर देते रहना चाहिए। उससे क्या है, सॉइल में मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बना रहता है। अब देखते हैं इंटरकल्चर। एपिकल शूट्स शुड बी रिमूव, साइड शुड बी अलॉटेड इन गेटिंग गुड यील्ड एंड क्वालिटी। जो एपिकल शूट्स है, जो नई जो शूट्स निकले रहते हैं, जो शाखाएं निकले रहती हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है, और साइड के जो शूट्स, एक्स्ट्रा शूट्स जो निकले रहते हैं उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, गुड क्वालिटी के हमें फ्रूट प्राप्त होते हैं। ओनली 3 to 5 शूट्स आर अलॉटेड। प्लांट में 3 से 5
सूट्स या पत्तियाँ या शाखाएँ बस रहने दिया जाता है, बाकियों को रिमूव कर दिया जाता है। फील्ड शुड बी कीप्ड वीड फ्री फॉर परफॉर्मिंग 2 to 3 weeding or by applying herbicide like ट्रीफ्लूरालिन। फील्ड में 2 से 3 बार हमको वीडिंग करते रहना चाहिए, टाइम टाइम पर हमको वीड्स को रिमूव करते रहना चाहिए ताकि फील्ड जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। उसके अलावा हम हर्बिसाइड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ट्रीफ्लूरालिन का हम अप्लाई कर सकते हैं। तरबूज के खरपतवारों को नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशियों का भी उपयोग किया जाता है भारत में, जैसे सिमाजीन, एलाक्लोर, डाइक्लोर, मेट, प्रोपेनिल, बूटाक्लोर। इन सब जो हर्बिसाइड्स है उनका यूज़ हम करते हैं, जैसे बेटाक्लोर और ट्रीफ्लोरालिन क्रमशः 2 kg या 1.2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग किया जाता है। अब ट्रेनिंग प्रूनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय कृषक तरबूज की लताओं को काट छाँट नहीं करते, जिसके कारण कम उपज मिलती है। लताओं को अधिक बढ़वार रोकने और पौधों में मेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग या इंटरकल्चर ऑपरेशन किया जाता है। एपिकल शूट्स को तोड़ दिया जाता है, साइड के जो शाखाएँ निकले रहते हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। क्रॉप विल बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग अबाउट 100 days आफ्टर सोइंग। जो हमारा क्रॉप होता है वो हमारे सोइंग के 100 दिन बाद या 100 days बाद कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। बट मैच्योरिटी इज़ जज्ड बाई 3-4 जो पॉइंट है उसके हिसाब से मैच्योरिटी को जज किया जाता है। फर्स्ट है विदरिंग ऑफ टेंड्रिल, सेकंड है चेंज इन बेली कलर और ग्राउंड स्पॉट इनटू येलो, यानी कि तरबूज की तोड़ाई उसकी उचित परिपक्व अवस्था में करनी चाहिए। तरबूज के फलों का आकार और उसकी जो रंग है, फ्रूट का जो कलर है, उस परिपक्वता के या मैच्योरिटी के अच्छे साइन देता है। इसकी फसल बोने के 90 से 120 दिन बाद या 100 days बाद तोड़ाई के लायक हो जाते हैं। हल्के हरे रंग के फल का जो भूभाग भूमि से लगा रहता है वह सफ़ेद से क्रीम कैसे हो जाए और गहरे हरे रंग की त्वचा वाले पीले रंग के हो जाए, वह इसकी परिपक्वता के लाभप्रद संकेत हैं। भारी मंद डल आवाज़ से इसकी परिपक्वता। डल साउंड बाय थम्पिंग टेस्ट ऑन थम्पिंग द फ्रूट इज़ गिवन अ डल साउंड। जब हम जो फ्रूट है उस पर अपने हाथ से ऐसे थम्पिंग करते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, डल आवाज़ साउंड हमको सुनाई देता है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा फ्रूट जो है वो मैच्योर हो गया है कि नहीं हो गया है। और ट्रेंड्रिल के तरबूज के आधार होते हैं जब सूख जाए। विदरिंग ऑफ टेंड्रिल यानी कि जब उसके जो आधार होते हैं, टेंड्रिल को क्या बोलते हैं, फल से जो लगा रहता है उसका डंठल जो बोलते हैं, वो अगर सूखना आरंभ हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ फ्रूट हमारा पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। वाटरमेलन कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 2 to 3 weeks। वाटर जो हमारा तरबूज है उसे 2 से 3 सप्ताह तक से ज़्यादा हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब देखते हैं इसका यील्ड। मैनुअली जो इसका यील्ड है वो 200 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर है, और जो हाइब्रिड वैरायटी है वो 300 कुंटल पर हेक्टेयर हमको प्रोडक्शन देती है या यील्ड देती है। तो ये तो था वाटरमेलन के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हमने जाना कि क्या क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो थैंक यू।